हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। आज है हमारा डे 6 ऑफ अतुल्य सीरीज, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस की मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी थीम है वो है इंडिया एंड ग्लोबल गवर्नेंस इन 21st सेंचुरी। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे यूएन रिफॉर्म एंड इंडियाज ग्लोबल रोल की, क्लाइमेट डिप्लोमेसी एंड क्लीन एनर्जी की, और ब्रॉडर थीम्स इन ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, तो इन थीम्स के अंतर्गत हम आज क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज जो है आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है, क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज डिमांड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स बिड फॉर अ परमानेंट सीट। देखो, यहां पे ये क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आपको जो इंट्रोडक्शन है वो इस तरीके से लिखनी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है 1945 में बना था और इसको काम दिया गया था ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी का। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो है आपका P5+10, है ना। इसमें परमानेंट 5 मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे री इलेक्ट होके आते हैं। इन परमानेंट सीट की जो इन परमानेंट 5 है, इनकी सीट फिक्स है ना। और ये जो परमानेंट 5 हैं वो उन कंट्रीज में से आते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 की विनर्स थी। जैसे ये परमानेंट 5 में आपका यूनाइटेड स्टेट्स है ना, यूके है, फ्रांस है, ठीक है, चाइना है, रशिया है। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज हैं, ये वहीं पे रहेंगी, है ना। बाकी ये जो 10 सीट्स हैं इनमें इलेक्शंस होंगे। ठीक है, अब ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 है ना, उसके बाद जो भी उस टाइम वर्ल्ड ऑर्डर था उसके हिसाब से परमानेंट सीट्स दी गई थी। और इन परमानेंट सीट्स जो है, जिनके पास ये परमानेंट सीट्स है, उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आती है जो है वीटो पावर, जिसके थ्रू कोई भी अगर इंपॉर्टेंट इशू हो, अगर इन 5 में से कोई भी एक कंट्री मना कर दे तो वो डिसीजन नहीं लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए अब इंडिया क्या बोल रहा है कि भाई इसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए, और इंडिया इसमें रिफॉर्म्स का बिल्कुल समर्थन करता है। ठीक है, चलिए, अब इंडिया का आर्ग्यूमेंट है कि भाई उसको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, ठीक है, और यूएन में रिफॉर्म होने चाहिए, है ना। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडियाज आर्ग्यूमेंट फॉर परमानेंट सीट एंड यूएनएससी रिफॉर्म। इंडिया बोलता है कि भाई ये आउटडेटेड कॉम्पोजिशन है यूएनएससी की, है ना। ये क्या है, रिफ्लेक्ट करता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो चीजें हुई थी, है ना, जो उस टाइम वर्ल्ड ऑर्डर था उसको रिफ्लेक्ट करता है। आज की जो दुनिया है वो चेंज हो गई है। उस टाइम यूनिपोलर वर्ल्ड था, आज की डेट में मल्टीपोलर वर्ल्ड है ना। और यहाँ पे ये देखा गया है कि भाई अफ्रीका और लैटिन अमेरिका परमानेंट मेंबर में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो इंडिया ये बोलता है। सेकंड, इंडिया के ग्लोबल क्रेडेंशियल्स बड़े हैं। इंडिया क्या है, अब मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की, और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है वर्ल्ड की। और ऐसी कंट्री को आप परमानेंट 5 में सीट क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हो। सेकंड है कि इंडिया जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अलग अलग कंट्री में पीस कीपिंग मिशंस भेजती हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया ने दिया है। और यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया नहीं, फर्स्ट वुमेन कंटिंजेंट जो है वो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इंडिया नहीं करा है। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाता है इंडिया के पास कि इंडिया को भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और इंडिया हमेशा यूएन चार्टर को अडायर करता है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ठीक है, और हमारी खुद की एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है। ठीक है, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल एक कंट्री नहीं है हम। और हमारे को तीसरा पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हो कि बाकी सारी कंट्रीज का सपोर्ट भी है, काफी ज्यादा कंट्रीज का। जैसे G4 कंट्रीज में इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील एक दूसरे की जो परमानेंट सीट की बिड है उसको सपोर्ट करते हैं। इसके एडिशन में यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया ये भी हमारे साथ इस व्यू से एग्री करते हैं कि भाई इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे एक हमारे रास्ते का कांटा है, चाइना, जो नहीं चाहता कि हम परमानेंट सीट यहाँ पे ले। ठीक है, इसके बाद देखो, moral legitimacy as representative of global south, India seeks to amplify the voice of developing country। देखो, G20 समिट हुई, हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सबमिट कराई, जिसमें हमने ग्लोबल साउथ की वॉइस को वर्ल्ड के सामने लाने का काम करा। तो काइंड ऑफ हम जो है यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं उनका भी हमारे को सपोर्ट है ना, और उनकी वॉइस को हम दुनिया के सामने लाने का काम करते हैं। तो हमारे को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इसके बाद देखो, एक्टिव रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस।
जैसे G20 में हमारा एक्टिव रोल रहता है, ब्रिक्स में, क्वाड में, ग्लोबल साउथ समिट जो है इनमें हमारा अच्छा रोल रहता है, हम लीडरशिप शो करते हैं क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, इन सारी चीजों में। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जो इंडिया की परमानेंट सीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। यहां पे क्या चैलेंज है? सबसे पहला तो है ऑपोजिशन फ्रॉम वीटो पावर। चाइना जो है ना, हमारा क्या है, रेजिस्टेंस करता है कि चाइना नहीं चाहता कि हम परमानेंट 5 का मेंबर बने। और जो यूनाइटेड नेशंस है इसका भी कुछ सिलेक्टिव आपका सपोर्ट रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिख सकते हो आप, लैक ऑफ कंसेंसस अमंग यूएन मेंबर्स। देखो, डीप डिवीजन इन यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इटली, साउथ कोरिया अपोजिंग G4 एक्सपेंशन। मतलब भाई ये कंट्री जो है इंडिया को नहीं चाहती कि ये क्या बने, मेंबरशिप इनको मिले, है ना, परमानेंट 5 की। बेसिकली G4 जो है जितनी भी इसमें कंट्री आती है उनको सपोर्ट नहीं करती यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके बाद देखो, अफ्रीकन यूनियन डिमांड फॉर 2 परमानेंट सीट्स विद वीटो पावर कॉम्प्लिकेट्स द नेगोशिएशन। अब ये देखो, आपकी अफ्रीकन जो यूनियन है ये भी डिमांड करती है कि हमारे को 2 परमानेंट सीट मिलनी चाहिए और वीटो पावर भी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे तीसरी चीज है कि वीटो पावर कंट्रोवर्सी। कई कंट्रीज बोलती हैं कि भाई अगर ये एक्सपेंड होगी आपकी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसमें वीटो पावर को खत्म ही कर देना चाहिए। जो भी एक्सपेंडेड कंट्रीज होंगी उनको कोई वीटो पावर नहीं मिलेगी। तो यहां से ये प्रॉब्लम आती है। अगला है स्लो यूएन रिफॉर्म प्रोसेस। और जो ये रिफॉर्म्स है ना यूएन में, बहुत स्लो चले हुए हैं, बहुत टाइम से बात हो रही है बट अभी तक कोई रिफॉर्म यहाँ पे नहीं लाया गया। ठीक है, चलो अब वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई हमारे को क्या करना पड़ेगा, ब्रॉडर कोलिशंस बिल्ड करने पड़ेंगे, अफ्रीकन यूनियन को साथ लेना पड़ेगा, एशियान को लेना पड़ेगा, लैटिन अमेरिका, ऐसी कंट्रीज को हमारे को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी धीरे धीरे यहाँ पे रिफॉर्म्स आ सकते हैं, है ना। ग्रेटर पब्लिक डिप्लोमेसी टू मोबिलाइज ग्लोबल ओपिनियन फॉर डेमोक्रेटाइजिंग ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक डिप्लोमेसी का यूज करना पड़ेगा ताकि एक ग्लोबल ओपिनियन बने कि भाई ये जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में है इनमें पूरी दुनिया से रिप्रेजेंटेशन बढ़नी चाहिए। स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, अवॉइड एलियनेटिंग की वीटो पावर्स लाइक चाइना। तो अगर चाइना के साथ हम दुश्मनी दिखाएंगे, उसके पास आखिरकार वीटो पावर है तो है ही, तो कभी भी वो हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे को इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा धीरे धीरे, है ना। तो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग की यहाँ पे जरूरत है। चलो, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द रोल ऑफ इकोसॉक एंड अदर यूनाइटेड नेशन फंक्शनल कमीशंस इन एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ वाइल विद रेफरेंस टू इंडियाज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहां पे आपका इकोसॉक की बात हुई है। इकोसॉक जो है उसको यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोला जाता है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इसको यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी बोला जाता है ना। इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो 6 ऑर्गन्स है प्रिंसिपल, उनमें से ये एक ऑर्गन आता है और इसको टास्क दिया गया है ऑफ प्रमोटिंग इंटर नेशनल इकोनॉमिक सोशल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इट ऑपरेट्स थ्रू सेवरल फंक्शनल कमीशंस दैट शेप ग्लोबल नॉर्म्स एंड डेवलपमेंट एजेंडा पर्टिकुलरली रेलेवेंट टू ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो। अब देखो, रोल इन एडवांसिंग ग्लोबल साउथ इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है ना, ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को आगे लाने में। देखो, पॉलिसी प्लेटफॉर्म, इकोसॉक फैसिलिटेट डायलॉग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट रेजिलियंस, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन सारी की बात करता है जो कि प्रायोरिटीज है आपकी ग्लोबल साउथ की। तो उस कंटेक्स्ट में ये बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी कुछ फंक्शनल कमिटीज है जैसे कि कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जो कि जेंडर डिस्पैरिटीज के बारे में बात करती है। कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट, जो किसके बारे में बात करती है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में बात करती है। स्टैटिस्टिकल कमीशन है जो डाटा ड्रिवन पॉलिसी जो को सपोर्ट करती है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इंडिया ने ना, देखो यहाँ पे लीडरशिप रोल प्ले करा है आपका इसमें, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन में 2021 में, है ना। इसने क्या करा है यहाँ पे, इस कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन को आपका चेयर करा है ना, एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन अदर कमीशन। तो इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है। डेवलपमेंटल मॉडल शेयरिंग, जैसे कि आपको पता है, देखो इंडिया बहुत अच्छा है आपका फिनटेक में, यूपीआई बहुत अच्छे से बनाया है ना, आपका जो ये है कोविन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से बनाया, आरोग्य सेतु ऐप बनाई। ठीक है, तो इसमें अच्छा है। साथ में ही क्लाइमेट एक्शन
में भी अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारी एक इमेज बढ़ती है पूरे दूसरी कंट्रीज के सामने, है ना। और इससे एक और चीज होती है कि ये सारी चीजें इकोसॉक के थ्रू भी प्रमोट होती हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो 2023 इकोसॉक यूथ फॉर्म इंडिया एडवोकेटेड ग्लोबल साउथ वॉइस इन एसडीजी एक्सेलरेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। देखो, अब आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है एनालाइज हाउ इंडिया कैन लेवरेज इट्स ग्रोइंग ग्लोबल स्ट्रक्चर टू एम्पलीफाई द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विद मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। चलो जी, देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई इंडिया का जो ग्लोबल स्टेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो इसको किस तरीके से यूज कर सकता है ग्लोबल जो साउथ है उसकी वॉइस को आगे करने में, ठीक है, विद मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की बात करी गई है कि उनकी हेल्प से किस तरीके से इंडिया जो ग्लोबल साउथ है उसकी वॉइस को एम्पलीफाई करने का काम कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में कि इंडिया की जो राइजिंग ग्लोबल स्टेचर है रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड लीडरशिप इन मल्टीलैटरल फोरम्स, हैज पोजीशनड इट एज अ credible representative of a global south. India's proactive diplomacy can help address asymmetries in global governance structure, ठीक है। अब देखो how India can leverage its position, किस तरीके से इंडिया अपनी पोजीशन को लिवरेज कर सकता है। लीडरशिप इन फोरम्स, ठीक है, लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है अलग अलग फोरम्स में, जैसे कि 2023 में G20 जो समिट हुई थी उसमें हमने बहुत अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करी और जो ये साउथ की जो कंट्रीज हैं, है ना, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनकी जो प्रायोरिटीज हैं जैसे डिजिटल इंक्लूजन, क्लाइमेट फाइनेंस, फूड सिक्योरिटी, इनकी बात करी। इसके बाद वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड हमने क्या ऑर्गेनाइज करी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज करी जिसमें 125 से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज ने पार्ट लिया, ठीक है। आगे देखो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एडवोकेसी, इंडिया कंसिस्टेंटली पुश करता है यूएनएससी रिफॉर्म्स, डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स होने चाहिए, इनके बारे में साउथ साउथ कॉपरेशन की यहां पे बात होती है थ्रू initiatives like India UN Development Partnership Fund. India support capacity building in Africa, Pacific and Caribbean nations. Technology and climate leadership. देखो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है टेक्नोलॉजी में, यूपीआई हो गया आपका, कोविन प्लेटफॉर्म हो गया, क्लाइमेट एक्शन में हम अच्छा कर रहे हैं जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो इनके थ्रू हम ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है उसको आगे लाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब अगला है इवेल्युएट द चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियाज कैंपेन फॉर यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप अमिड इवॉल्विंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स। इस क्वेश्चन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में पूछा गया है कि भाई जो इंडिया के लिए उसमें रिफॉर्म्स और उसमें चैलेंजेस और प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इंडिया काफी टाइम से कैंपेन कर रहा है कि भाई उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। देखो एक तो इंडिया क्या करता है कि जो आपका यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में रहती है ना, इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ये जो फैक्टर्स हैं ये मेजर फैक्टर रोल प्ले करते हैं कि हमारे को इसमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। बट इंडिया को कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि फर्स्ट चैलेंज है P5 की रिलक्टेंस, है ना, जो परमानेंट 5 है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के उनमें से एक मेंबर चाइना हमारी सीट्स परमानेंट सीट को अपोज करता है। लैक ऑफ कंसेंसस, आपस में कंसेंसस ही नहीं है ना, कि भाई किस किस को परमानेंट सीट देनी चाहिए किस किस को नहीं देनी चाहिए, है ना। उसमें नो एग्रीमेंट ऑन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन प्रोसेस, ठीक है। अगला देखो जियोपॉलिटिकल राइवलरीज, इंडिया में देखो इंडिया के साथ में पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमेशा हमारी मेंबरशिप को क्या करता है, परमानेंट मेंबरशिप को अपोज करता है, ठीक है। चलो, तो कंसर्न अमंग स्मॉलर यूनाइटेड नेशन मेंबर्स अबाउट एक्सपेंडिंग परमानेंट सीट, ठीक है। तो छोटे जो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं, स्मॉल कंट्रीज हैं, उनमें भी कुछ आपका यहाँ पे क्या रहता है, उनका कंसर्न रहता है। इसके बाद देखो आगे यूएस एम्बिग्यूटी, ठीक है। वाइल सपोर्टिव इन प्रिंसिपल द यूएस हैज नॉट फर्मली कमिटेड टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड इंडियाज बिट, ठीक है। तो काइंड ऑफ सपोर्ट करता है इस प्रिंसिपल को बट इन्होंने फॉर्मल कमिटमेंट नहीं दे रखा है, ठीक है, फॉर्मली कमिट नहीं होते हैं इंडिया के साथ। अब देखो प्रोस्पेक्ट क्या क्या है ना, देखो ग्लोबल हमारे को सपोर्ट है किसका, फ्रांस का, रशिया का, यूके का, अफ्रीकन यूनियन का, तो एटलीस्ट इन कंट्रीज का तो हमारे को सपोर्ट है ही। इंडियाज ग्लोबल रोल, इंडिया का रोल भी ज्यादा है, मोस्ट पॉपुलस नेशन है, टॉप कंट्रीब्यूटर टू पीस कीपिंग है, G20 में लीडरशिप अच्छे से प्रदर्शन करी है और आज का जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है ना, और शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट अवे फ्रॉम यूनिपोलैरिटी से शिफ्ट हो रहा है। तो
तो धीरे धीरे क्या होगा कि भाई इन कंट्रीज को आपको रिप्रेजेंटेशन देनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट्स हैं तो आप लिख सकते हो और इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट जो हमारी थीम है जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लाइमेट डिप्लोमेसी एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो है एसेस इंडियाज पोजीशन एंड स्ट्रेटजी इन इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन स्पेशली एट कॉप समिट्स विद रेफरेंस टू क्लाइमेट फाइनेंसिंग। यहाँ पे पूछा गया है कि भाई जो इंडिया की पोजीशन और स्ट्रेटजी है इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन में किस तरीके की रहती है। देखो अब यहाँ पे आप इसका इंट्रोडक्शन ऐसे दे सकते हो, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ वोकल एंड pragmatic leader in international climate negotiation, balancing developmental needs with environmental responsibility. Its strategy at COP summits emphasize equality, climate equity, climate justice एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे इंडिया की पोजीशन क्या है कि भाई सबसे पहले किसकी बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। इंडिया क्या हाईलाइट करता है कि भाई इसकी खुद की लो पर कैपिटा एमिशंस है और आर्ग्यू फॉर इट्स राइट टू ग्रो सब्सटेंशियली। ठीक है, सस्टेनेबली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है इंडिया बोलता है कि भाई हमारी पर कैपिटा जो एमिशंस है वो अभी कम है, बट देखो हमारे को सस्टेनेबली ग्रोथ करने का हक है। जैसे ट्रेडिशनली जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज है वो पॉल्यूटर रहे हैं, है ना, और हम तो अभी ग्रोथ की स्टेज में आगे आ ही रहे हैं, और क्लाइमेट के नाम पे ऐसा ना हो कि भाई हमारे को हमारी डेवलपमेंट रुक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया डेवलपमेंट फर्स्ट की बात करता है। हालांकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, बट यहाँ पे इंडिया की पोजीशन डेवलपमेंट फर्स्ट की है। इक्विटी एंड जस्टिस, इंडिया एडवोकेट हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड नेशन इन क्लाइमेट चेंज। तो देखो हिस्टोरिकली जो डेवलप्ड नेशंस है उन्होंने ज्यादा पॉल्यूट किया है एनवायरनमेंट, उसकी वजह से आज क्लाइमेट हो रहा है, तो उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे से। ठीक है, चलो थर्ड चीज है क्लाइमेट फाइनेंस फोकस, इंडिया इंसिस्ट ऑन फुलफिलिंग 100 बिलियन एनुअल कमिटमेंट बाय डेवलप्ड कंट्रीज एज प्रॉमिस्ड इन कॉप 15 कोपनहेगन 2009। तो कोपनहेगन में कॉप 15 हुई थी जहां पे डेवलप्ड कंट्रीज ने ये माना था कि भाई वो 100 बिलियन एनुअली क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे, या फिर आपका जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको सही करने के लिए दिया जाएगा, जो कि अभी फुलफिल इनके द्वारा नहीं किया गया है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, अगला यहां पे बात करता है, इंडिया बोलता है कि भाई टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करो। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं सॉरी, वो भी डेवलप कर पाए, है ना, ऐसी टेक्निक्स जिससे आपका एनवायरनमेंट को थोड़ा बचाया जाए। ठीक है, डिमांड फॉर अफोर्डेबल एक्सेस टू ग्रीन टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अब की स्ट्रेटेजीज जो है इंडिया क्या अपनाता है, देखो यहां पे कॉप 26 जो ग्लासगो में हुई थी, इंडिया ने पंचामृत स्ट्रेटजी अनाउंस करी, जिसमें इंडिया ने बोला कि भाई नेट जीरो एमिशंस हो जाएंगे बाय 2070 हमारे। ठीक है, तो इंडिया जो होगा नेट जीरो स्टेज पे आ जाएगा आपका 2070 तक, एंड नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। तो 2030 तक हमने बोला है कि भाई हम 500 गीगावाट, है ना, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेट करेंगे, जैसे कि आपकी हो गई विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो इनसे कितना हम बनाएंगे 500 मेगावाट की कैपेसिटी तक हम पहुंच जाएंगे 2030 तक। कॉप 28 दुबई में जो हुई उसमें इंडिया ने बोला कि भाई जो ग्लोबल नॉर्थ है उसका फेलियर रहा है, ग्लोबल नॉर्थ ने कमिट करा था कि वो 100 बिलियन हर साल रिलीज करेगा, है ना, क्लाइमेट से बचने के लिए, क्लाइमेट को इंप्रूव करने के लिए, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज को, बट उन्होंने बिल्कुल ये चीज रिलीज नहीं करी है। ठीक है, देखो डिमांड अ clear roadmap for loss and damage fund and emphasize lifestyle change through लाइफ मूवमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मोदी जी ने जाके यहाँ पे लाइफ मूवमेंट की बात करी, है ना, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मोदी जी ने यहाँ पे बोला कि भाई जो हमारी लाइफ है उसको उस तरीके से एडजस्ट करो कि भाई एनवायरनमेंट से वो बिल्कुल साथ चले, है ना, एनवायरनमेंट के बिल्कुल साथ चले। जैसे कि अगर आप कमरे में बैठे हो, ठीक है, तो इस कमरे का एसी वगैरह चलाओ, बाकी कमरों का ऑफ कर दो, बाकी कमरों की लाइट ऑफ कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी लाइफ बनाओ कि आप कम से कम अमिट कर पाओ, है ना, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज और ये सारी गैसेज होती हैं उनको। ठीक है, अगला देखो कोलिशन लीडरशिप, को फाउंडेड आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लेड आईटी, है ना, तो ये सारी चीजें जो है इंडिया ने इसमें लीडरशिप शो करी है, और
इन ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करने में हेल्प करी है। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन इंडिया बैलेंस इट्स डेवलपमेंटल नीड विद ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट इन इट्स डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। ठीक है, यहां पे पूछा है कि भाई किस तरीके से इंडिया बैलेंस कर सकता है अपनी डेवलपमेंटल नीड को विद ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट्स इन इट्स डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। ठीक है, इंडिया ने देखो क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ कमिटमेंट्स किए हैं कि हम विद टाइम अपनी एमिशंस को इतना घटाएंगे। ठीक है, अब पर इंडिया की क्या है, अभी डेवलपमेंटल नीड्स भी है, तो वही पूछा गया है कि इंडिया किस तरीके से इसमें बैलेंस करेगा। ठीक है, चलो तो यहां पे लिख सकते हो आप इसकी इंट्रोडक्शन में, इंडिया फेसेस अ ड्यूअल चैलेंज ऑफ एंश्योरिंग रैपिड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट while fulfilling global climate commitment. As a large developing countries, India's diplomatic strategy revolve around achieving sustainable growth without compromising equality and national interest. ठीक है, चलो यहां पे लिखो strategic balance स्ट्रेटजीज टू बैलेंस डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट गोल। देखो यहां पे इंडिया क्या बात करता है, इंडिया बात करता है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अब इंडिया बात करता है कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज ने ज्यादा नुकसान करा है, ज्यादा एमिशंस करे हैं हिस्टोरिकली, तो उनको ज्यादा पैसा देना चाहिए, उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक तो हमारी स्ट्रेटेजी ये रहती है। दूसरा, ग्रीन डेवलपमेंट पाथवेज, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जीज, है ना। जैसे कि इंडिया क्या करता है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है। यहां पे मैंने आपको बताया कि 500 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक, है ना। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की यहां पे बात होती है, ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत बात हो रही है। मिशन लाइफ मोदी जी ने लॉन्च करा है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करा है। ठीक है, तो हम खुद भी, है ना, अपने पर्सनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं क्लाइमेट के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्लाइमेट फाइनेंस डिप्लोमेसी। इंडिया बोलता है कि भाई अभी भी बहुत ज्यादा कमी है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, डेवलप्ड कंट्रीज, ये टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करती है इंडिया को या डेवलप्ड कंट्रीज को, बोलती है कि मिशन कम करो। भाई टेक्नोलॉजी भी तो ट्रांसफर करो, आप पैसा भी तो दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस डिप्लोमेसी की इंडिया बात करता है इस तरीके से कि भाई हमारे को पैसा मिलना चाहिए ज्यादा, है ना, और ये हमारे को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करो। अगला देखो, डोमेस्टिक इनिशिएटिव विद ग्लोबल appeal. India's initiative like International Solar Alliance Coalition for Disaster Resilient Infrastructure showcase its leadership while aligning with developmental goals. ठीक है, एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो, just transition. ठीक है, emphasized that any shift from fossil fuel must protect livelihood and ensure energy access. ठीक है, देखो स्पेशली इन रूरल एंड अंडरसर्व्ड रीजन, यहां पे इंडिया बात करता है कि भाई फॉसिल फ्यूल से हमको शिफ्ट तो होना है ना, दूसरे मेथड्स में, रिन्यूएबल्स में, बट ऐसा नहीं होना चाहिए उस चक्कर में कि खासकर जो रूरल एरियाज में लोग हों उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, है ना, उनका लाइवलीहुड खतरे में आए और उनकी एनर्जी एक्सेस चली जाए। अभी भी बहुत सारे गांव आप देखते होंगे जहां पे अभी तक भी लाइट नहीं है। ठीक है, वहां पे जनरेटर्स और इन सारी चीजों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम एकदम से ट्रांजिशन करते हैं बिल्कुल आपका ग्रीन एनर्जीज में, तो उन एरियाज में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है एनर्जी की। ठीक है, चलिए तो यहां पे एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, इसकी इंडिया बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एग्जामिन द रोल ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लाइक यूएन एंड डब्ल्यूएचओ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक एंड देयर इंपैक्ट ऑन इंडियाज हेल्थ डिप्लोमेसी। यहां पे आपसे पूछा है रोल ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूएन और डब्ल्यूएचओ का कोविड-19 के दौरान कि किस तरीके का रोल रहा है, एंड देयर इंपैक्ट ऑन इंडियाज हेल्थ डिप्लोमेसी, उनका इंडिया की हेल्थ डिप्लोमेसी पे क्या फर्क पड़ा है। देखो यहां पे इन ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशंस ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है ना, प्लेड अ सेंट्रल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स, disseminating guidelines and mobilizing international cooperation. These interaction also shaped India's engaging health diplomacy. इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो। अब देखो इन इंस्टीट्यूशन का रोल क्या रहा है। सबसे पहले तो जैसे WHO है, उसने अर्ली वार्निंग जो है, अर्ली अलर्ट जारी किए, है ना, स्टैंडर्डाइज्ड पब्लिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स यहाँ पे वो किए गए, लॉन्च्ड कोवैक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ताकि यहाँ पे इक्विटेबल वैक्सीन जो है उसकी एक्सेस सबको हो। ठीक है,
तो डब्ल्यूएचओ ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा। इसके बाद यूएन ने देखो कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस, सपोर्टेड फंडिंग मैकेनिज्म, फैसिलिटेटेड ग्लोबल डायलॉग थ्रू एजेंसीज लाइक यूएनडीपी एंड यूनिसेफ। तो इसके थ्रू इस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने हेल्प करा। ठीक है, अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ा इंडिया की हेल्थ डिप्लोमेसी पे? देखो यहां पे इंडिया ने पर्सनल लेवल पे क्या इनिशिएटिव चलाए? वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, जिसके तहत इंडिया ने लेवरेज करा डब्ल्यूएचओ के जो फ्रेमवर्क था उसको, और ग्लोबल गुडविल के तौर पे हमने यहाँ पे 20 मिलियन वैक्सीन डोजेस 100+ कंट्रीज में भेजी। ठीक है ना, और ताकि हमारी जो इमेज है उसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे पूरी दुनिया में फैले। ठीक है, मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स, इंडिया ने देखो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स, गावी अलायंस, कोवैक्स फैसिलिटी, एलिवेटेड इंडियाज रोल इन ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस। इस तरीके से हमारा रोल ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस में बढ़ा है। टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी शेयरिंग, जैसे हमने कोविन प्लेटफॉर्म बनाया, फार्मास्यूटिकल्स में इतना, पीपीई किट्स हमने बनाई, ये सारी हमने क्या करी कोविड-19 के दौरान शेयर करी दूसरी कंट्रीज के साथ। डेवलपिंग कंट्रीज की तरह नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज की तरह नहीं कि भाई हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार रहे। पुश फॉर डब्ल्यूएचओ रिफॉर्म्स, और इंडिया ने यहाँ पे किसकी बात करी? डब्ल्यूएचओ रिफॉर्म्स की भी बात करी। ठीक है, चलो जी, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली असेस इंडिया approach towards global environmental governance through initiatives such as Life Mission, International Solar Alliance, long-term low-emission development strategies। ठीक है, चलिए देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ना कि भाई आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि जो इंडिया की अप्रोच है ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस के लिए, किसके थ्रू? मिशन लाइफ है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसके तहत जो अप्रोच है इंडिया की ग्लोबल गवर्नेंस के लिए उसको आपको क्या करना है? क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है, सबसे पहले तो आपको इन 3 मिशन के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई मिशन जो लाइफ है वो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने COP26 में लॉन्च करा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई हमारे को प्रो प्लैनेट लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना है। ठीक है, यहां पे हमारे को क्या करना है? शिफ्ट फ्रॉम माइंडलेस कंजम्पशन टू माइंडफुल यूज। ठीक है, अब हमने ऐसा नहीं करना है कि एक कमरे में बैठे हुए हैं और बाकी सारे कमरों की लाइट्स ऑन हुई है। ठीक है, या ओवर रिलायंस, हम क्या करें? बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनकी तरफ को हमने बैठना है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में ट्रेडिशनली क्या करते थे, जब धाम में बैठते थे, बेसिकली मैरिजेज होती है, मैरिजेज में धाम होती है, उसमें जो पत्तल दी जाती थी जिसके ऊपर खाना खाया जाता था वो आपकी जो है उनसे बनती थी, लीव से बनती थी। ठीक है, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है प्लास्टिक बेस्ड जो प्लेट्स है। ठीक है, तो हमारे को वापस मुड़ने की जरूरत है, वापस जाने की जरूरत है हमारे ट्रेडिशन में, है ना, वहां से उन चीजों को दोबारा से वापस निकाल के यूज करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए इसमें देखो ओवर 100 कंट्रीज हैव शोन इंटरेस्ट पोजिशनिंग इंडिया एज अ नॉर्मेटिव लीडर इन क्लाइमेट बिहेवियर चेंज। ठीक है, तो मिशन लाइफ के बारे में आप इतना लिख सकते हो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आप लिख सकते हो कि भाई COP21 में पेरिस में इसको स्टार्ट किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा, है ना, और अभी 120 कंट्री से ज्यादा इसके मेंबर हैं, और यहाँ पे ये एम करती है ऑर्गेनाइजेशन के $1 ट्रिलियन, है ना, की इन्वेस्टमेंट की जाएगी 2030 तक सोलर सेक्टर में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो है आपका लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, सबमिटेड एट COP27 2022, फोकस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल्स, ई मोबिलिटी एंड ग्रीन हाइड्रोजन। इस पे ये फोकस करती है। रिट्रेट इंडियाज गोल ऑफ नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात करती है और ये एम्फसाइज करती है क्वालिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ, है ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। ठीक है, चलो अब इस अप्रोच की स्ट्रेंथ क्या है? देखो इक्विटी बेस्ड लीडरशिप, यहां पे एडवोकेट्स फॉर क्लाइमेट जस्टिस एंड फेयर कार्बन स्पेस फॉर डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, यहाँ पे डेवलपिंग नेशंस की भी बात हो रही है। ठीक है, उनको भी प्रॉपर क्या किया जा रहा है कि भाई उनके साथ भी क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, चलो साउथ साउथ कॉर्पोरेशन की यहाँ पे बात हो रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस इंडियाज क्रेडिबिलिटी, ये इंडिया की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी, फोकस ऑन क्लीन एनर्जी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ग्रोथ। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ है हमारे उसकी। लिमिटेशंस क्या है?
लिमिटेशंस देखो यहाँ पे लैक ऑफ बाइंडिंग टारगेट्स, जैसे कि मिशन लाइफ और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत यहाँ पे लिमिटेड मेजरेबल आउटकम्स देखे गए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो सकता है लिमिटेड मेजरेबल आउटकम्स आए बिकॉज यहाँ पे कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं दिए गए हैं कि इतना अचीव करना ही करना है, ठीक है। फाइनेंशियल कमिटमेंट, अभी भी जो क्लाइमेट से रिलेटेड चीजें हैं उसमें फाइनेंस की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, ठीक है। मोबिलाइजिंग क्लाइमेट फाइनेंस रिमेन्स अ चैलेंज, ठीक है। यहाँ पे अभी भी बोला गया था कि भाई 100 बिलियन पर ईयर दिया जाएगा, बट डेवलप्ड नेशन ने कुछ पैसा नहीं दिया है, मतलब दिया तो है पर थोड़ा बहुत दिया है, आपके 100 बिलियन तक को पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। ओवर रिलायंस ऑन सोलर, इंडिया क्या कर रहा है, सोलर की ज्यादा बात कर रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत सोलर 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 की ही बात करे जा रहा है, और बाकी जैसे विंड और जो बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज है उनकी यहाँ पे ज्यादा बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है। और डोमेस्टिक इंटरनेशनल डिस्कनेक्ट, ठीक है, डोमेस्टिक कोल डिपेंडेंस, अभी हम जो है ना इंडिया वाले बहुत ज्यादा कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है उस पे हम क्या करते हैं, रिलाय करते हैं अपनी एनर्जी नीड्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लिमिटेशन में डाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो अलग थीम से है, ब्रॉडर थीम्स इन ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। तो 9th और 10th क्वेश्चन हम थोड़ी ब्रॉडर थीम्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहां पे आपका क्वेश्चन है कि व्हाट लेसन्स कैन इंडिया ड्रॉ फ्रॉम रीसेंट ट्रेड वॉर्स इन रीइंफोर्सिंग इट्स अप्रोच टू WTO एंड ग्लोबल ट्रेड गवर्नेंस, ठीक है। तो भाई जो रिसेंटली आप देख रहे हो ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं, है ना, उससे क्या लेसन्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया है आपसे। देखो रिसेंटली, देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ट्रेड वॉर्स देखा गया यूएस और चाइना के बीच में, जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया, है ना, एक्सपोज्ड वल्नरेबिलिटी इन इंटरडिपेंडेंस एंड अंडरमाइंड मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ओवर डिपेंडेंस कर दो ना एक दूसरे पे, तो देखा गया कि भाई किस तरीके से डिसरप्शन इन सप्लाई चेन आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आपकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डाउन ले जा सकती है, ठीक है। अब यहां पे देखो, फॉर इंडिया दीज डेवलपमेंट ऑफर क्रिटिकल लेसन्स टू रिकैलिब्रेट इट्स ट्रेड स्ट्रेटजी विद इन WTO एंड बियॉन्ड। देखो अब लेसन्स क्या है जो इंडिया ने यहां से सीखे हैं, ठीक है। तो सब जो इंडिया सीख सकता है, सबसे पहले तो देखो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड पार्टनर्स, यहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री पे आपको इतना रिलाय नहीं करना है ट्रेड के लिए, ठीक है। जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे देखा गया कि भाई जो सप्लाई चेन्स थी वो डिसरप्ट हुई, है ना, और चाइना से जो हमारी एपीआईज आती थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज पड़ गई, बिकॉज इंडिया 70% एपीआईज के लिए किस पे रिलाय करता है, चाइना पे रिलाय करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड पार्टनर्स की बात हो रही है, ठीक है। इंडिया को अपने टाइज बढ़ाने चाहिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशियान जैसी कंट्री के साथ। सेकंड, बिल्ड रिलायंस रेजिलिएंट सप्लाई चेन, India's PIL schemes and Make in India aims to reduce import dependency and hence domestic capacity, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे इंडिया को इसको और बढ़ाने की जरूरत है, मेक इन इंडिया को। इसके बाद स्ट्रेंथन WTO एंगेजमेंट, इंडिया मस्ट प्रोएक्टिवली डिफेंड इट्स पॉलिसी स्पेस इन एग्रीकल्चर, डिजिटल ट्रेड, IPR while push for WTO रिफॉर्म्स दैट रिफ्लेक्ट 21st सेंचुरी रियलिटीज, ठीक है। इंडिया को अपना स्टैंड रखना चाहिए, अपनी पॉलिसीज को प्रॉपरली डिफेंड करना चाहिए, और यहाँ पे WTO रिफॉर्म्स की भी बात करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, लेवरेज स्ट्रेटेजिक ट्रेड ब्लॉक, इंडियाज एंगेजमेंट विद EU FTA talks and Quad supply chain resilience initiative reflect shift towards selective pluralism, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंडिया को एक पे ही नहीं रिलाई करना है ना, जैसे किसी एक पार्टनर पे रिलाई करें, इंडिया को अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी EU के साथ, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, क्वाड सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है, ठीक है। इसके तहत हमारे को इसमें पार्ट लेना चाहिए, ताकि हम इस जो पूरी जो यहाँ पे जो ये ट्रेड वॉर्स हुआ है, इससे थोड़ा जो इसके तहत सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ रही है और इकोनॉमी जो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज की है ना कम हो रही है ना, मतलब इकोनॉमी पे जो असर पड़ रहा है उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। चलो अगले देखो, अगली चीज जो है इंडिया को लेसन लेना चाहिए कि आत्मनिर्भर पे ज्यादा फोकस करना है, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए एक कंट्री, है ना, किसी भी चीज के लिए दूसरी कंट्री पे रिस्पॉन्सिबल, किसी भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। हमारे को क्या करना है कि आत्मनिर्भर बनना है, जितनी भी मैक्सिमम चीजें हम देश में बना पाए वो हमारे को बनानी चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन हो गया,
है ना। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म बियॉन्ड यूएनएससी पर्टिकुलरली इन हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन पूछा गया है ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म में बियॉन्ड यूएनएससी। यूएनएससी के अलावा इंडिया किस तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात करता है, पर्टिकुलरली हेल्थ और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में आपसे पूछा गया है। देखो इंडिया बहुत टाइम से आपका तो इसको तो ये तो पता ही है कि यूएनएससी रिफॉर्म की बात कर रहा है, साथ में इंडिया आपकी किसकी बात कर रहा है, हेल्थ और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से कर रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज यहाँ पे जो आप लिखा हुआ है इसको आप इंट्रोडक्शन बना के लिख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इंडिया हेल्थ इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, जैसे कि WHO की रिफॉर्म्स जो है उसमें इंडिया ने क्या क्या बात करी। देखो इंडिया हैज कॉल्ड फॉर एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म इन वेक ऑफ कोविड-19। तो जब कोविड-19 हुआ ना तो WHO ने और यूनाइटेड नेशंस वगैरह ने अच्छा काम किया, नो डाउट, बट ये काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस थी बड़ी बड़ी, वो फेल रही है ना। मतलब जो इनका ओरिजिनल काम होना चाहिए था, मतलब जितने इफेक्टिवली इन्होंने काम करना चाहिए था उतना अच्छे से नहीं कर पाई, है ना। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इनके फेल हो गए, ये बता ही नहीं पाए कि कहाँ पे कोविड वेव आने वाली है ना, जल्दी से, और मतलब इस वजह से काफी नुकसान देखा गया। ठीक है, तो इंडिया ने देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात करी है WHO में, और अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म्स में जो यहाँ पे वो होता है ना, इसको एनहेंस करने की बात करी गई। ठीक है, चलो वैक्सीन इक्विटेबल लीडरशिप थ्रू वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव एंड कोवैक्स पार्टिसिपेशन इंडिया प्रमोटेड इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन। ठीक है, तो इंडिया ने इस तरीके से भाई जो ये वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है इससे प्रमोट करा कि इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन, है ना। डिजिटल पब्लिक गुड शेयरिंग, अब इंडिया ने यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए थे जैसे कोविन हो गया आपका, है ना, उनको प्रमोट करा, है ना, उनको बाकी कंट्रीज को भी अडॉप्ट करने को काइंड ऑफ एक तरीके से एग्री हो गया कि हम अपनी टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर कर देंगे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, है ना, ताकि भाई सब जगह पे क्या हो, टेक लेड गवर्नेंस रिफॉर्म्स आ सके, है ना, ग्लोबल हेल्थ में। चलिए नेक्स्ट आप देखिए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में इंडिया किस तरह से रिफॉर्म्स की बात करता है। WHO और IMF में क्या बोलता है इंडिया कि भाई इंडिया सपोर्ट करता है आपका कि जो कोटास है ना, पर्टिकुलर कोटास है जो वोटिंग राइट्स मिलते हैं आपके डेवलपिंग कंट्रीज को, जैसे यूएस बहुत मेजॉरिटी यहाँ पे वोटिंग शेयर रखता है अपने पास, उसमें भी क्या आना चाहिए, रिफॉर्म आना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो रही है, इंडिया भी अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, तो इंडिया का जो शेयर है वोटिंग शेयर उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अगला देखो G20 प्रेसिडेंसी, है ना, इंडिया मेन स्ट्रीम द कंसर्न ऑफ द ग्लोबल साउथ। इंडिया ने जो सबमिट करवाई, है ना, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सबमिट कराई, जिसके तहत जो साउथ वाली कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके कंसर्न दुनिया के सामने रखे। WTO एंगेजमेंट्स, है ना, इंडिया डिफेंड्स द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन एग्रीकल्चर, IP राइट्स, है ना, डिजिटल ट्रेड, वाइल कॉलिंग फॉर रिवाइवल ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि भाई हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से इंडिया रिफॉर्म्स की बात कर रहा है और इकोनॉमिक सेक्टर में किस तरीके से इंडिया रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। इसके अलावा आपको पता है हर दिन आपको क्या दिए जाते हैं, 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनको आप हमारे सेंटर्स पे आके भी लिख सकते हो, अपने घर पे भी लिख सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, इनको हमारे को ईमेल कर सकते हो, है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ ईमेल आईडी वगैरह है, और हमारे जो टीचर्स हैं वो इन क्वेश्चंस को आपको रिव्यू करके देंगे, आपके आंसर में जो गलतियां होंगी उनको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही था। आज हमने इंटरनेशनल रिलेशंस खत्म कर लिया है ना। एक और नया टीचर सिविल स्टैप का आपके साथ जुड़ेगा और एक और नया सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस करेगा। तो मेरा टाइम आप लोगों के साथ इतना ही था। आई होप आपको IR के लेक्चर्स पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।